हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा चैनल तनु क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था का जो पहला चैप्टर चल रहा है, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके दूसरे पार्ट को, यानी कि ये दूसरा लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इससे पहले हम लोगों ने पहला लेक्चर को पढ़ लिया है। जिन बच्चों ने अभी तक उसको नहीं देखी वो सबसे पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के उस वीडियो को सीन कीजिए, ताकि हम लोग जिस समय इस चैप्टर का वीवीआई शॉर्ट्स और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो वहाँ पर आप आसानी से सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं पार्ट 1 वाली वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें की थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों उसमें जाना था कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को जाना कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था बच्चों कि किस प्रकार से जो है भारत जो है अंग्रेजों के गुलाम होने से पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, इसको जाना था। फिर इसके बाद जो है आर्थिक क्रिया को जाना था, यानी कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जो है आय की प्राप्ति के उद्देश्य से कोई कार्य करता था तो उसको हम लोग ने आर्थिक क्रियाएं नाम दी थी। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि उपनिवेश यानी कि कॉलोनी किसको कहा जाता है, जिस तरह से यानी बहुत ही डीपली के साथ समझा था बच्चों वहाँ पर हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था उपनिवेशवाद को। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक अंग्रेज़ों की बहुत ही ख़राब सी नीति को जाना था, यानी कि फूट डालो और शासन करो। यानी भारत के क्षेत्र में जो भी है, भारत धर्म के आधार पर कभी बांटो तो कभी भाषा के आधार पर बांटो तो कहीं पर क्षेत्र के आधार पर बांटो, कहीं पर रंग के आधार पर बांटो और उसके बाद फिर शासन करो भारत में, इस तरह से। फिर बच्चों उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि अर्थव्यवस्था जो है किस प्रकार से कार्य संपादित करती है। तो हम लोगों ने इसमें मुख्य दो कार्य को देखा था कि अर्थव्यवस्था क्या करती है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है। जो भी आवश्यक वस्तु होती है उसके लिए उसका उत्पादन और क्या करती है बच्चों, यानी उसका उत्पादन करती है, निर्माण करती है। उसके बाद फिर क्या करती है बच्चों, अर्थव्यवस्था जो है लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करते हैं। ये दो मेन उद्देश्य को जाना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना था बच्चों की किस प्रकार से अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का क्या कर दिया था, अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया था किस प्रकार से। यानी हम लोग ने जाना था बच्चों की आर्थर लेविस जो था उन्होंने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को परिभाषित किया था। फिर उसके बाद ब्राउन ने किस प्रकार से परिभाषित किया था। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो ब्राउन थे उन्होंने क्या कहा था कि अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की क्या है, एक प्रणाली है। यानी कि अपने भोजन यानी कि अपना भरण पोषण करने के लिए जो भी चीज़ जुटाने की ज़रूरत पड़ती है उसी के लिए, उसी को क्या बोला था बच्चों, ब्राउन ने कहा था वो अर्थव्यवस्था। फिर इसके बाद हम लोगों ने जाना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि भारत के ढांचा को जाना था। और इसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 क्षेत्र को जाना था, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोगों ने बच्चों कृषि क्षेत्र का नाम दिया था, द्वितीयक क्षेत्र को हम लोगों ने उद्योग क्षेत्र का नाम दिया था और तृतीयक क्षेत्र को हम लोगों ने सेवा क्षेत्र का नाम दिया था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको सारा चीज़ पहला पार्ट में समझ में आ गया था। तो आइए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये भी बार बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। कोई भी साल का क्वेश्चन आंसर उठा के देखेंगे आप, यहाँ से ऑब्जेक्टिव हो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, यहाँ से पूछा गया है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। या फिर कभी पूछ लेता है बच्चों ऑब्जेक्टिव में, अमेरिका किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, भारत किस प्रकार के अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं यहाँ पर, तो इसको अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि बच्चों जो विश्व जो है यहाँ पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के बच्चों, 3 प्रकार के अर्थव्यवस्थाएं अभी प्रचलित है। सबसे पहला जो है बच्चों वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि पूंजी के आधार पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइवेट आदमी का बच्चों, यहाँ पर प्राइवेट आदमी का एक यानी कि निजी व्यक्ति का अधिकार होगा किस पर, उत्पादन के साधनों पर। कोई भी चीज़ उत्पादन होगा बच्चों उस पर जो अधिकार होगा किसी निजी व्यक्ति का होगा, सरकार का नहीं होगा बच्चों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसके अंतर्गत क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व यानी कि जो अधिकार होगा किसका होगा, निजी व्यक्ति यानी कि प्राइवेट आदमी का होगा। और इसका उपयोग जो करेगा वो क्या करेगा, अपना लाभ कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करेगा बच्चों, दूसरे का वो ज़्यादा नहीं सोचेगा, यहाँ पर क्या करेगा, अपना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जाए। इस अर्थव्यवस्था पर प्रचलित जो देश है बच्चों वो है आपका अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको बच्चों अमेरिका को याद रखना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो आप लोग को याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट अर्थ इकोनॉमी, है ना। दूसरा है आपका बच्चों समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। बच्चों समाजवादी मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई भी चीज़ जो उत्पादन होगा, कोई भी जो वस्तु उत्पादन होगी उस पर जो अधिकार होगा बच्चों किसका होगा, जितना भी पब्लिक है, जितना भी लोग है सबका होगा, यानी समाज के सभी लोगों का होगा। समाज के सभी लोगों का कहने का सेंस ये है कि ये मतलब सरकार का होगा, है ना।
क्योंकि समाज के सारे लोग मिलकर किसको चुनते हैं बच्चों, सरकार को चुनते हैं, है ना, चुनते हैं कि नहीं। तो उस इस यहाँ पर जो भी कोई भी चीज़ उत्पादन होगा तो उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। और वो सरकार क्या करेगी बच्चों, सारे लोगों के लिए क्या करेगी, कल्याण जन कल्याण के लिए काम करेगा, अलग अलग प्रकार की योजनाएं को लेकर के आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके अंतर्गत उत्पादन के जितने भी साधन होंगे उसमें स्वामित्व एवं संचालन की क्या होगा बच्चों, देश की सरकार के पास होगा। अपने भाषा में आपको जानना है बच्चों ये, क्योंकि सोशल साइंस है, सोशल साइंस को रटना नहीं है, आपको समझ करके अच्छी तरह से अपने भाषा में लिख करके आना है। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें अपनी भाषा में आप लिख करके आएंगे तो वहाँ पर 100% एक भी मार्क्स नहीं कटने वाला। तो यहाँ पर क्या हम लोग लिख करके आएंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि अधिकार एवं संचालन देश के सरकार के पास होता है, जिसका उपयोग जो सरकार जो है उसका उपयोग किसके लिए करेगा, जन कल्याण सामाजिक कल्याण के लिए करेगा, अलग अलग योजनाएं यानी कि प्रोजेक्ट्स लेकर के आएंगे। तो इस अर्थव्यवस्था पर जो मेन देश है बच्चों वो है आपका चीन, आपका भारत से सटा हुआ जो देश है चीन, और उसके बाद एक बच्चों क्यूबा। तो आपको यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य एग्जांपल आपको याद रखना है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का चीन। कौन हो बच्चों, चीन। आपको याद रहेगा अच्छा तरह से, पूंजीवादी का अमेरिका मैंने याद रखने बोला और समाजवादी का चीन याद रखने बोला। अब आते हैं बच्चों लास्ट जो है तीसरा जो है आपका अर्थव्यवस्था का प्रकार वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित यानी कि बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड यानी कि मिश्रित में क्या होगा बच्चों, समाजवादी भी होगी और पूंजीवादी भी होगी, यानी कि दोनों जुड़ा हुआ रहेगा, पूंजीवादी भी होगा और समाजवादी भी होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था, और इसके अंतर्गत हमारा भारत आता है। तो ये आपका बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर यही तो बनता है कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो कौन सा बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। याद रहेगा आपको अच्छी तरह से। आइए देख लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है। इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों का जो स्वामित्व यानी कि जो अधिकार है बच्चों, सरकार तथा निजी दोनों के पास होगा, सरकार के पास भी होगी और कुछ हद तक निजी व्यक्ति के पास भी होगा, है ना बच्चों। यहाँ पर क्या होती है बच्चों, देखते हैं हम लोग ना कि कोई भी जंक्शन होती है, ट्रेन है ना, जंक्शन होती है, रेलवे स्टेशन होता है, या फिर बड़ा सा कोई जलमार्ग, या फिर बंदरगाहें होती है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा जो होता है बच्चों, अगर वो सरकार नहीं ये करती है बच्चों उस पर, तो वो क्या करती है, किसी प्राइवेट सेक्टर को दे देता है, किसी प्राइवेट आदमी को दे देता है, और वो निजी आदमी क्या करता है बच्चों, उस पर इन्वेस्ट करके उसको इस्तेमाल में लाता है और अपना फिर क्या करता है बच्चों, लाभ कमाता है। तो यहाँ पर सरकार दोनों तरह से अपना चलाता है, नहीं तो फिर क्या कर देता है, किसी प्राइवेट आदमी को दे देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाती है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। और इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, मुख्य रूप से भारत है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ जिसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। सारा चीज़ समझ में आ गया बच्चों, तीनों चीज़ पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ अच्छा से याद रहेगा। भारत का एग्जाम्पल, भारत किसके अंतर्गत आता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। आइए अब हम लोग जानते हैं अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था जो है बच्चों उसका विकास किस प्रकार से होता है। तो उसका विकास जो है बच्चों मुख्य रूप से दो तरह से, एक आर्थिक विकास और एक मौद्रिक विकास, यानी कि आर्थिक क्रियाओं के सहायता से आर्थिक विकास होगा, और मुद्रा किस प्रकार से, मुद्रा का प्रचलन होगा। पहले जैसे कि वस्तु विनिमय चलेगा, फिर किसी प्रकार से क्या बच्चों आना, अलग अलग तरह से बच्चों मुद्रा का ये होगा, पहले धातु चलेगी, लोहा तांबा इस तरह से, फिर उसके बाद आपका सिक्का प्रयोग में आएगा इस तरह से। फिर अभी जो है बच्चों, अभी तो बहुत ही मॉडर्न हो गया बच्चों, अभी तो रुपया रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है बच्चों। आप डेबिट कार्ड रख लीजिए, क्रेडिट कार्ड रख लीजिए, एटीएम रख लीजिए, है ना, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती है। तो ये मौद्रिक विकास के अंतर्गत आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्थिक विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो आर्थिक विकास पहला है बच्चों आपका आर्थिक विकास। आर्थिक विकास ये आवश्यक रूप से परिवर्तन की क्या है बच्चों, परिवर्तन की प्रक्रिया है, जिससे अर्थव्यवस्था के ढांचे में क्या होती है बच्चों, बदलाव होती है। यानी कि ये क्या है, आर्थिक विकास जो है एक परिवर्तन की प्रक्रिया है। विकास का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, बढ़ना यानी कि प्रोग्रेस करना, है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, परिवर्तन की प्रक्रिया है, और इससे क्या होता है, ढांचे में बदलाव होता है, और इसी के चलते प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय होती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। प्रति व्यक्ति जो है वास्तविक आय वो बदलती है। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देख लेते हैं हम लोग। आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का जो पूरा का पूरा क्षेत्र होता है उसमें उत्पादकता का जो है ऊंचा स्तर प्राप्त करना। यानी कि कोई भी चीज़ उत्पादन जो होती है बच्चों उसका ऊंचा यानी कि सबसे ऊंचे स्तर को प्राप्त करना, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना। इसके लिए विकास प्रक्रिया को क्या करना पड़ता है बच्चों, गतिशील करना पड़ता है। यानी कि विकास की प्रक्रिया को गतिशील करेंगे तो उत्पादकता भी क्या होगा बच्चों यहाँ पर बढ़ेगा, है ना।
तो आइए फिर आप हम लोग जानते हैं समावेशी विकास को। समावेशी बच्चों यहाँ पर वर्ड पर ध्यान देंगे, आपको ये भी पूछा हो गया है आपका बोर्ड परीक्षा में, आप उठा करके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, डिफाइन करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो समावेशी, समावेशी होता है बच्चों सम मतलब बराबर, वैसे समावेशी मतलब एक समान सबका क्या होना है, सारे जितने भी आपके समुदाय हैं, जितने प्रकार के आपका क्या है संप्रदाय हैं, जितने प्रकार के आपसे मतलब समाज में क्या है वर्ग हैं, सबका एक साथ में विकास करना, एक साथ में है ना, कोई भी मतलब छूटा हुआ नहीं रहे कोई भी वर्ग, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों समावेशी विकास। जैसे बच्चों मान लीजिए सरकार ने एक योजना लेकर के आई, और वो योजना लेकर के जैसे बच्चों आपका मान लीजिए आयुष्मान कार्ड यानी कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लेकर के आया योजना, तो यहाँ पर नहीं देखेगा बच्चों कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है, यानी कि सारे जो है सारे धर्म के लोगों को क्या मिले यहाँ पर, इस जो है आयुष्मान कार्ड PMJY जो चलती है बच्चों, इसका क्या मिल जाए, लाभ मिल सके, और कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में बड़े से हॉस्पिटल में जाकर के क्या कर सके, अपना आसानी से ट्रीटमेंट यानी कि इलाज कर सके। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, सारे समुदाय यानी कि सारे वर्ग को इसका लाभ मिला है ना, किसी एक विशेष वर्ग को यहाँ पर लाभ नहीं मिला, तो इसी को बोलेंगे बच्चों समावेशी विकास, यानी कि सबके लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर जो होता है बच्चों क्या होता है, ऊंचा हो जाए, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया गया बच्चों, आपको अच्छा आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, कोई बात ही नहीं है नहीं समझने का यहाँ पर। फिर उसके बाद हम तो एक्स्ट्रा रूप से आपको समझाते ही हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखेंगे, आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का क्या होता है, जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, और समाज का कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा कोई भी वर्ग हो, वो क्या हो, लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसी ही विकास की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। क्या बोलेंगे, समावेशी विकास। आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका 3 शब्दावलियाँ और उसमें अंतर पूछ रहा है बच्चों कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है। आर्थिक वृद्धि बच्चों यहाँ पर देखिए, आर्थिक है, यहाँ भी आर्थिक है, यहाँ भी आर्थिक है, लेकिन खाली अंतर क्या कर रहा है बच्चों, वृद्धि लगा दिया, आर्थिक वृद्धि बन गया, आर्थिक विकास और आर्थिक प्रगति, इसमें हम लोग को अंतर पूछ रहा है। तो बच्चों अगर देखिए यहाँ पर 3 शब्द को हम लोग क्या जानते हैं, आर्थिक वृद्धि का क्या कहने का सेंस ये है बच्चों कि अगर कोई धनी देश है, यानी कि कोई समृद्धशाली देश है ना, धनी देश है या कोई विकसित देश है, अगर उस देश की यानी कि उस धनी देश की आय में बढ़ोतरी होती है, तो वो आय में बढ़ोतरी होना उसका वो क्या कहलाएगा, आर्थिक वृद्धि कहलाएगा उस देश के लिए। समझ में आया बच्चों, यानी कि किसी धनी देश या आपका समृद्धशाली देश यानी कि विकसित देश का अगर आय में बढ़ोतरी हुआ तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक वृद्धि। और यहाँ पर आर्थिक विकास किसको बोलेंगे, तो आर्थिक विकास बोलेंगे उसके अपोजिट बच्चों, कोई आपका गरीब देश है यानी कि निर्धन देश है, और वहाँ के किसी व्यक्ति का अगर या देश का आय जो बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों आर्थिक विकास कहेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आर्थिक विकास। और आर्थिक वृद्धि समझ में आ गया, तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग आर्थिक प्रगति कहेंगे। ठीक है, आर्थिक प्रगति क्या है बच्चों, इसके अंतर्गत दोनों ये आ जाएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आइए देख लेते हैं क्या हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है, अगर धनी देशों में यानी कि विकसित देशों में आय बढ़ता है तो उसको हम लोग आर्थिक वृद्धि कहेंगे। क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर निर्धन देश यानी कि गरीब देश या विकासशील यानी कि विकास के स्तर, विकास की मार्ग पर चल रहा है अभी, तो विकासशील देशों में अगर आय बढ़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे बच्चों। इसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आर्थिक प्रगति क्या है, एक व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत जो है आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास क्या है, दोनों शामिल है, यानी दोनों इसके अंतर्गत आता है। आइए बच्चों, एक प्रोफेसर जो था उसका नाम था लेविस। क्या नाम था बच्चों, प्रोफेसर लेविस। इन्होंने क्या कहा था कि ये आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति और आर्थिक वृद्धि जो तीनों शब्द है ये व्यवहार में कैसा है, एक ही जैसा समझा जाता है। कौन कहा था ये बात, प्रोफेसर लेविस। याद रहेगा आपको प्रोफेसर लेविस का नाम, याद रहेगा आसानी से। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों सतत विकास। हम लोगों ने समावेशी विकास को तो जान लिया, अब हम लोग जानते हैं बच्चों सतत विकास। समावेशी में क्या जाना बच्चों कि कोई भी वर्ग क्या हो, छूटा हुआ नहीं रहे किसी भी प्रकार के लाभ से। और सतत विकास में क्या होगा बच्चों, सतत विकास में होगा कि
लगातार विकास हो, इसमें तो कोई छूटा नहीं रहेगा। और सतत में क्या हो, लगातार हो, विकास जो है क्या हो, उस देश का लगातार हो, और इस तरह से हो कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी क्या हो, वो आने वाले पीढ़ी के लिए भी कारगर हो, यानी कि आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखा जाए, इस प्रकार से उस राज्य का या उस देश का विकास हो। तो आइए देख लेते हैं सतत विकास का यहाँ अपनी कि यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे, जो लगातार यानी कि बच्चों कंटिन्यू चलता रहे, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ चलता रहे, लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, यानी कि लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, मतलब एक स्थिर मतलब नियत एकदम चलता रहे बच्चों, जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाले पीढ़ी, यानी कि आगे जो फ्यूचर में आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों, उसके भी विकास को क्या रखा जाए, ध्यान में रखा जाए। तो इसको हम लोग बोलेंगे सतत विकास। ध्यान रहे आपको, अगर सतत विकास और आपका समावेशी विकास में अंतर पूछा जाए तो बता देंगे आप आसानी से। तो इस दोनों चीज़ को आपको याद रखना है। सतत विकास ऐसा विकास जो लगातार चलता रहे और टिकाऊ बना रहे, जिसमें न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि क्या है, आने वाली पीढ़ी के विकास का भी क्या रखे, ध्यान रखा जाए। तो इसको बोलेंगे हम लोग सतत विकास। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन मतलब क्या बच्चों, आर्थिक तो आप लोग जान ही लिए हैं कि कोई भी क्रिया जो होगी आय की प्राप्ति के लिए किया जाएगा। और नियोजन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, प्लानिंग। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप लोग किस में है, 10th क्लास में, यानी कि मैट्रिक में है। तो आप लोगों ने अपना प्लानिंग किए होंगे कि अपनी लाइफ में मुझे क्या करना है। किसी का क्या एम रहता है बच्चों, कोई ए नाम का व्यक्ति रहता है, और ये अगर 10th क्लास में, तो ये क्या सोचता है, मुझे डॉक्टर बननी है, मुझे डॉक्टर बनना है। और कोई है क्या कि वो सोचता है कि हमको क्या वाला इंजीनियर बनना है, कि कोई क्या सोचता है कि मुझे होटल मैनेजमेंट वाला बनना है। तो सबका अपना अपना कुछ ना कुछ प्लानिंग होता है बच्चों। तो आगे के सालों का क्या होता है, प्लानिंग। तो इसी प्रकार से बच्चों एक देश जो है, मान लीजिए आपका ये भारत है, तो इस भारत का भी क्या होगा बच्चों, इस भारत का सतत विकास हो, लगातार विकास हो, यानी कि टिकाऊ बना रहे विकास में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको नियोजन करना पड़ेगा। मतलब कि सरकार को एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके आधार पर यहाँ किया जाएगा, उसके आधार पर यहाँ पर सरकारें क्या करेगी बच्चों, काम करेगी, योजनाओं का निर्माण करेगा। तो किस प्रकार से भारत में जो नियोजन चलता है बच्चों, 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना, यानी कि 5 वर्ष के आधार पर बनाया जाता है, कि 5 वर्ष के लिए बना लेता है कि 5 वर्ष में हम लोगों को इन कामों को करना ही है, और इन तरह से मतलब कि सड़कों का निर्माण किस तरह से करना है, किस तरह से हम लोगों को नहर नाले ये सब का निर्माण करना है, इस तरह से सारा मतलब एक प्लानिंग बनाया जाता है बच्चों, एक प्रोजेक्ट के तैयार करके तब बनाया जाता है। तो इसको बोलेंगे बच्चों आर्थिक नियोजन। समझ में आया आपको यहाँ पर? तो आइए हम लोग देख लेते हैं इकोनॉमिक जो प्लानिंग है, आर्थिक नियोजन क्या है। एक समयबद्ध समझ गए, मतलब 5 साल 10 साल है ना। जैसे कोई बच्चा पढ़ता है तो क्या सोचता है बच्चों, अभी 2022 है, मैं वो सोच लेता है मैं 2023 तक मैं, अभी मान लीजिए वो बच्चा 10 क्लास में, तो वो क्या सोचता है बच्चों कि मुझे 28 से 30 के बीच डॉक्टर बन जाना है या इंजीनियर बन जाना है। ये सारा चीज़ उसका माइंड में रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका प्लानिंग हो गया क्या, समयबद्ध, यानी कि एक फिक्स समय में, इतना ही समय में मुझे कर लेना, 5 से 6 साल के अंतर्गत, है ना। तो एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक एवं यानी कि समाज के लिए, और आर्थिक उद्देश्य यानी कि क्या हो, इसमें प्रति व्यक्ति आय बढ़े, देश का विकास हो, है ना, प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित समन्वय एवं उपयोग करना ही क्या कहलाता है बच्चों, आर्थिक नियोजन कहलाता है। यानी कि जिस तरह से हम लोग का भारत के क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोयला है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बच्चों कोयला है, अगर कुछ नहीं सोचा जाए, इसका प्लानिंग सही से नहीं किया जाए, और तुरंत क्या करे, बहुत सारा जेसीबी लगा करके, बहुत सारे है ना, अलग अलग तरह से अलग अलग प्रोसेस के द्वारा तक कोयले को पूरा खदान करके निकाल लें, तो आगे की पीढ़ी के लिए बच पाएगा क्या बच्चों, नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर नियोजन नहीं होगा, यानी कि आगे की पीढ़ी के लिए ये हमारा नहीं बच पाने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगी, एक आगे के इस टाइम में समस्या होने वाली। तो ये इसी को हम लोग दूर करने के लिए, इसी समस्या के लिए हम लोग क्या किया जाता है बच्चों, यहाँ पर नियोजन यानी कि आर्थिक नियोजन किया जाता है। और यहाँ पर भारत में इसका समय कितना है बच्चों, समय सीमा 5 साल है। कितना, 5 साल। भारत यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में योजना आयोग का गठन, भारत में जो है योजना आयोग का गठन, जो प्लानिंग जो आयोग था बच्चों, प्लानिंग कमीशन जो था, उसका गठन हुआ था 15 मार्च कितना, 1950 में। 1947 में आज़ादी हुई, और क्या बच्चों 1950 में आपका ये योजना आयोग बन गया था। आपका आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधान होते थे। कौन होते थे बच्चों, आपका आयोग का जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, भारत का प्रधान। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। भारत में जो आर्थिक विकास हुआ है उसका श्रेय किसको दिया जाता है बच्चों, नियोजन को दिया जाता है। क्योंकि टारगेट में ले लिया जाता है बच्चों की 5 साल में इतना कार्य करना है, और उस टारगेट पर खरा उतरना पड़ता है सरकार को। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से भारत का आर्थिक विकास हो पाता है। तो भारत का जो आर्थिक विकास हो पाया वो किसको श्रेय दिया जाता है बच्चों, यहाँ पर नियोजन को। तो आइए देख लेते हैं भारत में नियोजन। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसको याद रखना है, पहला वाला बार बार पूछा गया है बच्चों आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव। तो
पहली भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956। देखिए बच्चों, कहीं पर भी किसी प्रकार का प्रश्न आएगा मैं वहाँ पर बता दूंगा कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ मैं वीवीआई बोलूँगा, जहाँ पर मैं बोलूँगा कि यहाँ ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो उसको आप 100% थोड़ा सा ध्यान देकर के ही पढ़ेंगे कि हो सकता है आने वाले समय में पूछा जाए। तो पहला पंचवर्षीय जो योजना थी बच्चों कब से कब तक थी? 1951 से 1900 लेकर के 1956 तक। 1950 में आपका क्या हुआ? पंचवर्ष जो ये है क्या बोलते हैं बच्चों, आपका नियोजन आयोग का जो है क्या हुआ? गठन हुआ था 1950 में। और 51 से आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। पहली पंचवर्षीय योजना आपका 1951 से 1956 थी। दूसरी कहाँ थी बच्चों? 56 से 61, यानी 5 साल का आप लोग ले लीजिए। और तीसरी जो थी आपका 61 से 66। फिर इसी तरह से आप लोग 66 से 71, फिर 71 से 76, इस तरह से आप लोग करते जाएंगे। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, ये आपका कौन सा अभी जो साल चल रहा है बच्चों, अभी ये कौन सा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चल रहा है अभी, कमेंट में ये जरूर लिखना बच्चों। आइए आगे हम लोग देखते हैं भारत में जो है नियोजन का मुख्य उद्देश्य, यानी जो प्लानिंग जो होती है बच्चों ये 5-5 वर्ष का, इसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य रखा जाता है बच्चों। तो सबसे पहले जो उद्देश्य ये होती है कि किसी भी तरह से क्या करना है, आर्थिक विकास की दर को जो है क्या करना है, बढ़ाना है। भारत का जो आर्थिक विकास का जो दर है उसको क्या करना है, बढ़ाना है, यानी कि इंक्रीज करना है। और कृषि एवं उद्योगों का क्या करना है, आधुनिकीकरण करना है। जितने भी उद्योग हैं, जितने भी कृषि उद्योग हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, उनको क्या करना है बच्चों, आधुनिकीकरण यानी कि मॉडर्न वाइज करना है। कि जैसे मान लीजिए कि पहले प्रकार के फैक्ट्री जो होते थे उसमें क्या होते थे बच्चों, मजदूरों को ज़्यादा खटना पड़ता था, ज़्यादा काम करना पड़ता था। लेकिन मॉडर्न में क्या हो गया बच्चों कि मशीन के द्वारा ही सारा काम होने लगा है। लेकिन वहाँ पर मशीन उपलब्ध होंगे तब ना बच्चों वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा। तो आधुनिकीकरण जब तक नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए आधुनिकीकरण जरूरी है। तो यहाँ पर ये आपका नियोजन में रखा जाता है कि आधुनिकीकरण किया जाए। उसके बाद आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना बच्चों, ये तो आपको आराम से मालूम ही होगा बच्चों, आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। अभी का जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है बच्चों नरेंद्र मोदी, ये तो बार बार बोलते हैं बच्चों कि हम क्या है, भारत अपना आत्मनिर्भर भारत बन जाए। किस तरह से, वो इस पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ना बच्चों, भारत किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बन जाए। तो ये आपका हो गया आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना, ये भी नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है। और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी कि समाज के प्रत्येक आदमी को क्या मिले, न्याय मिले, है ना, उसको क्या करना, बढ़ावा देना। अब आइए आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, DNC फुल फॉर्म याद रखेंगे आप बच्चों। यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दो चीज़ आप लोग का, यहाँ पर तारीख दो चीज़ आ गया बच्चों, जो मतलब दो डेट आप लोग को याद रखनी है। एक आप लोग का नियोजन आयोग का गठन कितना हुआ था? 1951 में हुआ था। और दूसरा ये आपका यहाँ पर आ रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। ये तारीख सबको याद रखना है। तारीखें हज़ारों सालों में बस इतनी सी बदली है, तारीखें हज़ारों सालों में बस इतनी सी बदली है, तब दौर पत्थर का था, आज मानव पत्थर के हैं। बच्चों याद रखना है आपको ये सारे तारीखों को, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं कि इसका गठन का उद्देश्य क्या था। इसका गठन आर्थिक नियोजन हेतु, यानी कि प्लानिंग के लिए आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकार तथा योजना आयोग के बीच तालमेल तथा सहयोग का वातावरण बनाने के लिए। जो इसका विकास परिषद का, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है बच्चों, इसका जो गठन किया गया था इसलिए किया गया था कि जो राज्य सरकारें होती है और जो योजना आयोग होता है, इसके बीच जो है क्या बच्चे हो सके, तालमेल हो सके, यानी कि दोनों के बीच वार्तालाप हो सके और दोनों यहाँ पर जो है क्या हो, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग का वातावरण बन सके, ठीक है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं, इसके सदस्य होते हैं। अगर आपको पूछ ले राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य कौन होता है तो वहाँ पर बोलेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। याद रहेगा आपको। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, अब देखिए अगला पॉइंट आपका, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना आयोग बनाने का कार्य योजना आयोग करता है। जो 5 वर्ष की जो योजना बनाती है बच्चों वो कौन करता है? आपका योजना आयोग, यानी कि प्लानिंग कमीशन जो होता है बच्चों वही करता है। और अंत में यही राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित होती है, यानी कि यही जो भी कार्य, जो भी ये बच्चों आपका योजना आयोग आपका योजना बनाती है उसको कौन या ये करती है बच्चों, राष्ट्रीय जो विकास परिषद होती है वो उसको क्या करती है, सहमति दे देती है कि चलो ये सारे चीज़ इन योजनाओं पर कार्य करना है। तो बच्चों आज का जितने भी सारे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक था, आई थिंक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार की कहीं पर भी समस्या नहीं होगी। तो आइए आज हम लोग समाप्त करते हैं आज के लेक्चर को यहीं पर। बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियोज़ को शेयर
शेयर कीजिए ताकि हम लोग क्या करें, आप लोग को अच्छी तरह से मटेरियल आप लोग को दे सके। बाकी अपने आपके फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, है ना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्या कर दिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलने वाले यहाँ पर मैट्रिक के सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई, हर सब्जेक्ट को यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और सिलेबस को पूर्णतः समाप्त किया जाएगा बच्चों। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।